ईश्वर सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करके माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि 8वां लेसन हम लोगों का चल रहा है। 8वें लेसन का नाम है कृषि क्षेत्र। उसके अंतर्गत हमने जो मुद्दे परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं वो मुद्दों आप लोगों के सामने उपस्थित है। प्रस्तावना, कृषि का महत्व, भारत की कृषि के अंतर्गत आने वाले वर्तमान जो परिबल है वो नीची कृषि उत्पादकता के कारण उसको दूर करने के उपाय, आधुनिक खेती और हरित क्रांति जैसे मुद्दे आप लोगों के बोर्ड के संदर्भ में आएंगे। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में बात करूं तो जीवन स्तर वाला मुद्दा हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था और 5वां मुद्दा 96 पेज पर आप लोगों का है कृषि उत्पादन में वृद्धि। हम लोग देख रहे भारत की वर्तमान कृषि की स्थिति, उसमें 4 मुद्दे हम लोगों ने देख लिए थे। वो 4 मुद्दों को एक बार आपको रिपीट बता दूँ। एक, राष्ट्रीय आय में हिस्सा। दूसरा, रोजगार में हिस्सा। तीसरा, निर्यात आय में हिस्सा। चौथा, जीवन स्तर में हिस्सा। और 5वां है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का चार्ट आप लोगों के सामने है कि अनाज का मैट्रिक टन 50-51 के अंतर्गत हो रहा था 51 करोड़ के टन के हिसाब से, जो 13-14 में 264.4 टन हो गया। दाल की बात करूँ तो 8.4 मैट्रिक टन थी, वो बढ़कर 19.6 मैट्रिक टन हो गई। गन्ना अगर बात करूँ तो 69 मैट्रिक टन था, जो बढ़कर 348 मैट्रिक टन हो गया। तिलहन की बात करूँ तो मैट्रिक टन के हिसाब से 5.1 मैट्रिक टन था, बढ़कर 32.4 मैट्रिक टन हो गया। कपास की जो गांठें आती है, मतलब जो पूरा पार्ट्स आता है, उनके हिसाब से 2.1 मैट्रिक बैल के हिसाब से था, वो 36.5 हो गया। अर्थात आंकड़े आप लोगों के सामने हैं कि अनाज हो, दाल हो, गन्ना हो, तिलहन हो या कपास हो, उनकी अगर कंपेयर करें 50-51 के साथ तो 2013-14 में सबके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। और जिसका विश्लेषण भी आप लोगों को किताब के अंतर्गत नीचे दिया हुआ है। आगे का जो टॉपिक है वो आप लोगों को लिखना है, औद्योगिक विकास का आधार कौन? कृषि। 6ठा मुद्दा कि भारत में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र का आधार कृषि माना जाता है। उसकी बात अगर मैं करूं तो भारत में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक। क्यों? दूसरा मुद्दा, क्यों? क्योंकि उद्योगों के लिए जो आवश्यक कच्चा माल होता है वो कृषि के द्वारा ही पूरा होता है, क्योंकि कृषि औद्योगिक क्षेत्र अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर संभवित विकास का, मतलब 2 मुद्दा, एक मुख्य आधार है, दूसरा क्यों? क्योंकि कच्चा माल कृषि से ही उसको प्राप्त होता है। उसके अलावा उत्पादित वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार भी भारत में ही है, मतलब कृषि की वस्तु का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके जो वस्तु निर्मित होती है वो वस्तु का बड़ा बाजार भी
दुनिया के देशों की तुलना करें तो भारत में पाया जाता है। और शायद यही वो कारण है कि दुनिया का प्रत्येक देश भारत के साथ आर्थिक संबंध बनाना चाहता है, वे दुनिया की महासत्ता अमेरिका, जापान, रशिया या चाइना भी क्यों न हो। उसके अंतर्गत की बात करूं तो 69% भारतीय जनसंख्या के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि है और उनकी आय बढ़ेगी कृषि के द्वारा। तो सीधी बात है, कृषि में से आय बढ़ेगी तो वो लोग टीवी, फ्रिज, मोबाइल, बाइक, ट्रैक्टर वगैरह नए नए प्रकार के यंत्र खरीदेंगे और ये सारे यंत्र कहीं ना कहीं उद्योगों में ही बनते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास का आधार भी कृषि को माना जा सकता है। इस प्रकार 4 से 5 मुद्दे। अब सीधी बात है कि अगर मानो कि मैं किसान हूँ तो मुझे खेती में अधिक उत्पादन मिलेगा, तो मैं उत्पादन मिलेगा तो मेरी आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो मैं गांव में ट्रैक्टर खरीदूंगा, बाइक वगैरह खरीदूंगा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह खरीदूंगा। लेकिन जब कृषि में मेरी आय बढ़ेगी तो इस तरह से औद्योगिक विकास का आधार भी कृषि को माना जा सकता है। उसके बाद एक नया जो टॉपिक आप लोगों के सामने उपस्थित है कि भारत में नीची कृषि उत्पादकता है, उसके कितने कारण हैं और कौन कौन से कारण हैं। तो ऐसे नीची कृषि उत्पादकता के संदर्भ की बात यदि करूं तो दुनिया के अन्य देशों के अंतर्गत भारत में 60 से 65% खेती होती है, फिर भी भारत को कुछ एक वस्तु की आयात करनी पड़ती है। जबकि अमेरिका, जापान, रशिया, कनाडा वगैरह देशों में 5% जितनी खेती होती है फिर भी वहाँ पर निर्यात किया जाता है। उसका कारण एक ही है कि भारत में खेती की उत्पादकता बहुत ही कम है और वो उत्पादकता नीचे होने के पीछे के प्रमुख 3 कारण जवाबदार है। 1 संस्थाकीय परिबल, 2 टेक्निकल परिबल और 3 अन्य परिबल। मतलब पहला 2 अंकों का सवाल यदि आपको पूछे कि भारत में नीची कृषि उत्पादकता के कितने कारण हैं, कौन कौन से, तो आपको लिखना है 3 कारण हैं और उन तीनों कारणों का नाम 1 संस्थाकीय परिबल, 2 टेक्निकल परिबल और 3 अन्य परिबल। अब उनके बारे में बारी बारी से देखने का प्रयत्न करें। तो संस्थाकीय परिबल की बात करें तो जिस संस्था के ढांचे में रहकर खेती करते हैं उसे असर करने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबलों को संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। परिभाषा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि संस्थाकीय परिबल अर्थात क्या, कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबलों के मिश्रण को संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। पुनः एक बार, खेती को असर करने वाले, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, खेती को असर करने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबलों को संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। आगे, भारत में ऐसे परिबल कृषि क्षेत्र के लिए अवरोध रूप कारण, दूसरा मुद्दा उसका कारण, पहला परिभाषा, दूसरा कारण कि भाई ये परिबल अवरोधक है क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र के लिए सामाजिक, कई जगह पे भौतिक, कोई जगह पे आर्थिक परिबल और कई जगह पे अलग अलग प्रकार के कानून जो खेती के अंतर्गत एक प्रकार का अवरोध पैदा करता है और जिसके कारण भारत में कृषि के जो उत्पादकता है वो नीचे पाई जाती है। मतलब 2 मुद्दे हुए, एक परिभाषा, दूसरा कारण। उसके अंतर्गत कौन कौन आता है सर, तो दूसरे पैराग्राफ में जाओ कि संस्थाकीय परिबलों में खासकर जमीन महसूल वसूल करने के लिए जमींदारी प्रथा अथवा महालवारी या रैयतवारी प्रथा। मतलब रैयतवारी प्रथा का मतलब ये होता है कि भाई किसान जो भी उगाता है उसके अंतर्गत उसको अमुक प्रतिशत मतलब अंग्रेजों को या तो जमींदारों को मतलब कर वगैरह देना पड़ता था। रैयतवारी प्रथा कृषि ऋण की सुविधा, कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था, यातायात की सुविधा, जमीन मालिक की प्रथा वगैरह का समावेश होता है और इन्हीं अवरोधक परिबलों की असर एक नकारात्मक रूप में होने के कारण भारत में कृषि की उत्पादन क्षमता नीचे, अर्थात तीसरा मुद्दा उसके कारण कि उसमें कौन कौन से आते हैं। अब इन कारणों के अंतर्गत जो कारण है उनके बारी बारी से हम लोग अभ्यास करने का प्रयत्न करें। तो जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा पहला टॉपिक है कि भाई जो ये कृषि की उत्पादकता नीची है उसका प्रमुख कारण कौन है, तो जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा। तो पहला मुद्दा जो आप लोगों को बनाना है वाक्य प्रयोग कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जमीन महसूल वसूल करने की 3 प्रथाएं प्रचलित थी। पहला मुद्दा हो गया।
3 प्रथाएं कौन कौन सी, एक जमींदारी प्रथा, दूसरा महालवारी प्रथा और तीसरा रैयतवारी प्रथा। मतलब 3 प्रकार की मतलब प्रथाएं चलती थी प्रयत्नों में। जमीन पर क्या होता था तीनों के अंतर्गत, पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, दूसरा कितनी प्रथाएं, तीसरा क्या होता था। इसमें तो लिखा है कि इन प्रयत्नों में जमीन पर खेती काश्तकार का मतलब होता है जमीनहीन किसान अथवा मजदूर के द्वारा की जाती थी। मतलब जो मजदूर होता था जिसकी मालिकी की जमीन नहीं है, वो यदि किसी और की जमीन को भाड़े पर लेता है तो 80% जितना उसको मतलब महसूल भरना पड़ता था। और ये प्रत्येक में केवल जमीन पर का किराया अथवा महसूल वसूल करने की अलग अलग पद्धति का उपयोग, मतलब ऊपर की तीनों पद्धतियों का, किसी में जमींदारी थी, किसी में महालवारी थी, तो किसी में रैयतवारी। इन शॉर्ट ये तीनों प्रथाओं का मतलब इतना ही होता है कि किसानों के पास से महसूल लेना। पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा 3 प्रथा, तीसरा इसमें क्या क्या होता है। आगे जिसके अंतर्गत क्या करते थे तो कि जमींदार कुल कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा, मैंने अभी जस्ट बताया बड़ा हिस्सा, कि 80% जितना महसूल वसूल किया जाता था अथवा किसानों का केवल आर्थिक जीवन निर्वाह हो सके उतना कृषि उत्पादन छोड़कर बाकी का उत्पादन अनिवार्य रूप से वसूल कर लेते थे। मतलब तीसरा मुद्दा क्या होता था। इन शॉर्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राचीन जमीन महसूल वसूल करने के तीनों प्रथाओं के अंतर्गत भूमिहीन किसानों के पास से या तो मजदूरों के पास से जमीन का लगभग 80% जितना महसूल उनसे वसूल कर लिया जाता था। उसकी असर क्या होती थी, चौथा मुद्दा, जिसके कारण खेती करने वाले वर्ग को कृषि उत्पादन बढ़ाने में कोई विशेष रुचि नहीं रहती। और कैसे रहेगी जब उनको खेती करने के बावजूद भी जितना उगाता हो तो कोई और ले जाता है, तो उनकी वजह से उनको रस रहेगा नहीं। चौथा मुद्दा, वे कृषि उत्पादन क्षेत्र बढ़े ऐसी नवीन संशोधनों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके पीछे का एक ही कारण, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा उसको दे देना पड़ता था, जिसके कारण कृषि उत्पादन लगभग स्थिर रहा। उसकी असर क्या पड़ी कि उसकी वजह से कृषि का उत्पादन स्थिर रहा और इस प्रकार कृषि क्षेत्र का उत्पादन देश की आवश्यकता के अंतर्गत संलग्न जो बढ़ोतरी हमें करनी चाहिए वो नहीं हो पाई। स्वतंत्रता पूर्वे कैसे कैसे कानून थे सर, तो जो जोते उसकी जमीन के, ये तो सुधार किया उसकी बात है। जोत कानून, सलामती और किराया नियमन संबंधी कानून बनाए गए। ये कानून भी बने लेकिन ये कानून का कोई पालन हो रहा नहीं था और इसलिए भारत में कृषि की उत्पादकता नीची रही। इन शॉर्ट 5वें मुद्दे में जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा में 5 से 6 मुद्दे, वाक्य प्रयोग, 3 प्रथा, क्या होता था, उसकी असर क्या हुई और लास्ट में उसका निष्कर्ष। दूसरा टॉपिक है कृषि ऋण। कृषि ऋण के अंतर्गत भारत में ज़्यादातर किसान गरीब थे, जिसलिए उनको फसल के पूर्व कृषि में ऋण की आवश्यकता पड़ती थी। पहला मुद्दा हुआ कि भाई भारत का किसान गरीब था, इसलिए फसल उगाने से पहले उनको कृषि ऋण की जरूरत पड़ती थी। दूसरा मुद्दा, कौन कौन से काम के लिए, तो कि बीज के लिए, रासायनिक खाद के लिए, जंतुनाशक दवाओं के लिए वो सक्षम नहीं था, इसलिए उत्पादन प्रक्रिया संभव नहीं होती थी, इसलिए उनको मतलब ऋण लेना पड़ता था। किंतु स्वतंत्रता काल में कृषि ऋण के क्षेत्र में ज़्यादातर कौन थे, तो कि निजी तरह से। मतलब तीसरा मुद्दा, उनको किसके पास से ऋण लेना पड़ता था, निजी क्षेत्रों के पास से। सर उदाहरण दो, तो चौथा मुद्दा उसका उदाहरण कि भारत में 1951 में एक अंदाज के अनुसार 71.6% जितने किसान कृषि ऋण शराफी पेढ़ी अर्थात निजी व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करते थे और उसका ब्याज का दर ऊंचा था और ऊपर से वो लोग हिसाब में गड़बड़ी करते थे और उसकी वजह से किसानों का शोषण मतलब असर या तो क्या प्रक्रिया चलती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने कई प्रकार के स्तर बढ़ाए, अर्थात 1975 की यदि बात करूं तो प्रादेशिक बैंकें और 1982 में सरकार ने नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना भी की। लेकिन इस सघन प्रयासों के कारण जो शराफी द्वारा जो ऋण दिया जाता था वो घटकर 27 मतलब पहले
71% लोगों को निजी लोगों से ऋण लेना पड़ता था, आज उसकी मात्रा घटकर 27% जितनी हो गई। पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, दूसरा कौन कौन से काम के लिए, तीसरा उसका उदाहरण, चौथा किसके पास से ऋण लेना पड़ता था, पांचवा सरकार ने उसके लिए क्या प्रयत्न किए, और लास्ट उसका निष्कर्ष आपको लोगों को लिखना है कि किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करना या कृषि व्यवसाय के काम के लिए आकर्षण घटने लगा। सीधी बात है, घटेगा क्यों आकर्षण, कि ऋण जो लेते थे वो ऋण ऊंचे ब्याज पर उसको लेना पड़ता था, इसलिए उसका रस कम हो गया और इस तरह से भारत की जो कृषि की उत्पादकता थी वो नीची दिखाई देती है। अंत तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो 9825581539 पर संपर्क करके आप फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।